हम तो ये कहते हैं आज जो इनकी चर्बी बढ़ी हुई है या जो सुदामा कोटा है, जो भी इनकी चर्बी बढ़ी है, इनकी चर्बी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हीरो का हाथ है। जो ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है, इन्होंने 15% के लोगों को 10% जो आरक्षण दिया गया, जो आज आरएसएस में काम कर रहे हैं। तो हमारे कई लोगों से मुलाकात हुई, बैकवर्ड समाज लोगों से, उन्होंने यही कहा कि आज रियल मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है और चौधरी विकास पटेल साहब है और वामसेफ का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। सभी साथियों को जय भीम, जोहार, नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ हैं सामाजिक मिशन में काफ़ी अग्रसर और ओबीसी मुद्दों पर अपनी बात रखने वाले अवनीश यादव, जो कि प्रदेश प्रभारी भूतपूर्व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर, आपका बहुजन पचासी चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपने देखा कि अभी ईडब्ल्यूएस जो कि आरक्षण, सवर्ण आरक्षण, जिसको दिलीप मंडल के लफ्ज़ों में कहा जाए तो सुदामा कोटा, उनको 10% का आरक्षण, जो 15% इस देश में आप लोग कहते हैं कि जो सवर्ण लोग हैं वो 15% हैं, 15% को 10% का आरक्षण। ओबीसी इस देश में 52% है। आप ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन ओबीसी को 52% होने के बावजूद उसको 27% वो भी लागू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे जो आपने एक शब्द कहा दिलीप मंडल सर के शब्दों में, सुदामा कोटा, तो ये जो सुदामा कोटा है, तो इन लोगों ने एक इतिहास लिखा है जिसमें लिखा है कि कृष्ण ने जो है सुदामा को अपना 3 हिस्सा इनको दे दिया सुदामा कोटे में। तो जब 3 हिस्सा सुदामा को दे दिया था, जो कृष्ण ने, जो इन्होंने लिखी हुई कहानी है, उसी हिसाब से आज जो ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है, इन्होंने 15% के लोगों को 10% जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पे, क्योंकि इनको लगता है केवल ब्राह्मण ही कमज़ोर हैं। जबकि अगर देखा जाए इतिहास में तो एससी एसटी ओबीसी की जो स्थिति है ब्राह्मणों से ज़्यादा खतरनाक हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने का जो एक मतलब क्राइटेरिया बनाया गया था कि 49.5% जो आरक्षण था 50% पार नहीं होगा, देखा गया कि अब 59% लगभग हो गया। इसको आप कैसे देखते हैं? इस पे जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट जो बैठे हुए लोग हैं, वही लोग 50% का डिमांड भी रखे थे और वही लोग जो है 50% पार कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो देखा है, जो अभी ईवीएस कोटा का जो मामला उठा था, 5 ब्राह्मण बैठे थे, 5 ब्राह्मण सुप्रीम कोर्ट जो जज थे, 2 लोगों ने जो है समर्थन किया, 3 लोगों ने 2 लोगों ने विरोध किया, 3 लोगों ने समर्थन किया ईवीएस कोटा का। और बहुमत के आधार पे जो है 3 लोग जो समर्थन किए हैं, वो इसके लिए कोटा पास हो, क्योंकि वही लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए, जो बैकवर्ड समाज है, जो ओबीसी के लोग हैं, 1931 के बाद से आज तक हमारी गिनती हुई नहीं। जब हमारी गिनती नहीं हुई है तो हमको हक अधिकार कहाँ से मिलेगा? हर वर्ग, हर जगह जो है 3.5% लोगों का इनका कब्जा है। हम तो ये कहते हैं आज जो इनकी चर्बी बढ़ी हुई है या जो सुदामा कोटा है, जो भी इनकी चर्बी बढ़ी है, इनकी चर्बी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हीरो का हाथ है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जिन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए कहा था, इसको आप कैसे? ये जो 10 साल का आरक्षण, इसमें वो राजनीतिक में कहा था, ना कि इसमें कहा था। क्योंकि जो आरक्षण का मामला है, ये लोग आरक्षण को ये सोचते हैं, जो साहू जी महाराज ने आरक्षण के बारे में समझाते हुए कहा था, एक अपने घुड़सवार में लेके गए, तो वहाँ पे जो है घोड़े बांधे थे। जो घोड़े थे, सबका जो चना होता है घोड़े का, जो मुंह में बांधते हैं खाने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, सबका मुंह खोल दिया और उसके बाद जो ये जो सारा चना था, ये इकट्ठा कर दिया। और वो साहू जी महाराज ने कहा कि सारे जो घोड़े छोड़ दिए जाए। उसके बाद जब घोड़े को छोड़ दिया गया, जो मजबूत घोड़ा था वो खाता भी था चना का और लात मारता था, और जो उससे कमज़ोर लोग होते थे तो वो लास्ट में जो उसका फेंका हुआ पाते थे वो खाते थे, बाकी जो और कमज़ोर होते थे उनको मिलता ही नहीं था। तो इससे जो है ये जो कह रहे हैं आपकी आर्थिक आधार पे जो आरक्षण है, ये उचित नहीं है। लेकिन हमें जो आपसे हमने एक बात कहा कि इनकी जो चर्बी है, आज जो समस्याएं खड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा यादवों ने जो है बर्बाद किया है। क्योंकि इनको दूध दही मट्ठा अहीरों ने खिला के इनकी चर्बी बढ़ा दिया है। अभी आप वर्तमान में देखिए, हम जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ यादव लोग जो है बड़े बड़े यज्ञ करा रहे हैं, बड़े बड़े हवन करा रहे हैं। उस हवन में जो है देसी घी खिला रहे हैं, देसी घी की पूड़ी खिला रहे हैं, दही खिला रहे हैं। और जबकि ये देखा जाए, जो हमारी व्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, 3.5% लोग हमारी व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं। कंपनी, विद्यालय, अस्पताल, रोड, नहर, बिजली, सब यही बर्बाद कर रहे हैं। और इनको ही मजबूत करने के लिए हमारा ये बैकवर्ड समाज लगा हुआ है। तो जब आप इनको मजबूत करोगे, मजबूत होगा जब आदमी, तो ऑटोमेटिक ये पिटाई करेगा। तो पिटाई किसी करेगा?
जो कमज़ोर होगा। तो जो हम इनको खिला के मजबूत कर रहे हैं, किसी भी व्यवस्था में इनको खिला रहे हैं, तो जब खा रहा है चर्बी बढ़ रही है, जो चर्बी बढ़ेगी तो इंसान अंगड़ाई लेगा, तो अंगड़ाई लेगा तो जो कमज़ोर होगा उसकी पिटाई करेगा। अब इसकी वजह से आज हमारी पिटाई हो रही है। अभी हाल ही में 29 नवंबर को चौधरी विकास पटेल जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भारत बंद का ओबीसी जात आधारित जनगणना को लेकर, ये देश में ओबीसी की जात आधारित जनगणना जो कि काफ़ी गर्मा गर्मा मुद्दा रहता है, इसमें देखा जा रहा है कि लगभग लोग, बहुत सारे संगठन है, ओबीसी महासभा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये काफ़ी दिनों से इसमें जहन कर रहे हैं कि ये ओबीसी जनगणना हो जाए, लेकिन ये सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो 29 नवंबर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐलान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब के द्वारा किया गया है। और चौधरी विकास पटेल साहब जो है, आज तक हमने एक चीज़ देखा, आज तक बैकवर्डों का कोई राष्ट्रीय लेवल का संगठन नहीं था। चाहे आप ओबीसी महासभा को ले लीजिए तो केवल एक स्टेट में सीमित है। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है भारत के जो है 31 राज्यों तक ये जो फैला हुआ है संगठन है, ये बहुत बड़ा विशाल संगठन है। इसका नेतृत्व जो है चौधरी विकास पटेल साहब कर रहे हैं। और इसके पहले चौधरी विकास पटेल साहब ने नीट के मामले पे जो है इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया था। उसमें जो ओबीसी समाज को नीट में जो है फ़ायदा हुआ। तो ये जो भारत बंद होने वाला है, पूरे जितने भी एससी एसटी सॉरी जितने भी इसमें ओबीसी समाज के लोग हैं, जो भी संगठन हैं, सब इस मंच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर पे आके जो है 29 नवंबर को भारत बंद करेंगे। क्योंकि ये भारत बंद बहुत बड़ा विशाल होने वाला है। क्योंकि मेन मामला क्या, गिनती का मुद्दा का मामला है। और एक चीज़ और कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं बैकवर्ड समाज नहीं जग रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बैकवर्ड समाज अब जग गया है। निगेटिव प्रचार करना बंद कर दें। लेकिन आपके बैकवर्ड समाज के लोग तो आरएसएस में जाके काम कर रहे हैं, ओ उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आरएसएस में जो बैकवर्ड समाज जो लोग जा रहे हैं, हमारी कई लोगों से मुलाकात हुई अभी 2-4 महीने के बीच में, हमारी कई ओबीसी लोगों से मुलाकात हुई। वो भले आरएसएस में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सही इतिहास अब पता चल रहा है। और पता वामसेप के माध्यम से अब दोस्त लेकिन कौन ये है, भी है दुश्मन कि कौन है, ये 20-25 पता साल चल काम रहा करने है। के बाद वो छोड़ भी दे रहे हैं। हाँ, 20-25 साल काम करने जो के बाद वापस भी आए हैं। जो आज आरएसएस में काम कर रहे हैं, तो हमारे कई लोगों से मुलाकात हुई बैकवर्ड समाज लोगों से। उन्होंने यही कहा कि आज रियल मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ने वाला है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है और चौधरी विकास पटेल साहब है। और वामसेप का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि वामसेप ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है माननीय वामन मेश्राम साहब ने बैकवर्डों के लिए। और आज जो भी ओबीसी समाज के लोग जागे हैं, उसमें वामन मेश्राम साहब का और वामसेप का बहुत बड़ा अहम रोल है। क्योंकि हम लोगों ने फूले साहू अम्बेडकर की जो विचारधारा पाई, वो वामसेप के माध्यम से पाई। सर, अभी देखने को मिला कि बिहार में जब अभी जो बीजेपी से उनका गठबंधन तोड़ा नीतीश कुमार का, उसके बाद वहाँ पर जोरों शोरों पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने ओबीसी जात आधारित जनगणना को लेकर मामला खड़ा किया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं ओबीसी के जो भी पार्टियां हैं, वो जनगणना को जैसे ही सत्ता में आते हैं वो भूल जाते हैं, जनगणना की बातें करना छोड़ देते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो बिहार में ओबीसी का जनगणना का मुद्दा जो चल रहा था, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जो आरजेडी है वो एक स्टेट में सीमित है। वो एक स्टेट में सीमित है। जो जनगणना का मामला है ये राष्ट्र लेवल का मामला है। और उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जो जो गिनती करने वाले लोग हैं, जो जिससे हम लड़ाई, आखिर हम गिनती किससे मांग रहे हैं? हम गिनती जो जिससे मान लीजिए बैठे हुए जो लोग हैं वो 3.5% लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। और ब्राह्मणों से कह रहे हैं कि मेरी आप गिनती करा दो। और वही लोग हमारे पार्टी के सलाहकार हैं। जब वही लोग हमारे पार्टी के सलाहकार हैं, हमारे पार्टी में बने हुए हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि बैकवर्डों की गिनती हो। क्योंकि उनको पता है अगर बैकवर्ड समाज की गिनती हो जाएगी तो ये बैकवर्ड पूरे देश पे राज करेगा। और 3.5% लोग जो हैं वो घर से बाहर निकलने के लिए भी अगर सोचेंगे कि हम इधर से निकले कि ना निकले। अभी कुछ संगठन है जो हिंदू आर्मी नाम का संगठन है और बहुत सारे हिंदूवादी संगठन हैं, जिसे आप जैसे लोग बेबाकी से अपनी बात रखते हैं बहुजन समाज में, बहुजन समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं ये लोग ओबीसी, एससी, दलित जिसको कहते हैं वो लोग अपने लफ्जों में, उनको आप लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनको हिंदू धर्म से विमुक्त कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये जो दलित शब्द का प्रयोग है, हमारे जो नेता हैं हमने कई जगह देखा है, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, वो जब बड़े-बड़े मंचों पे जाते हैं तो पहले ही खड़े होते हैं तो सीधा बोलते हैं कि दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। पहले बात तो ये जो महान हमारे नेता हैं, वो बाबा साहब को एक जाति में सीमित ना करें। क्योंकि बाबा साहब एक जाति के नहीं थे, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, बाबा साहब एक जाति के नहीं थे। दूसरी बात जो आपने कहा वो हिंदू बनाने का काम, ये जो बैकवर्ड समाज है या शेड्यूल कास्ट है, ये हिंदू नहीं है। हिंदू जो है
3.5% लोग जो है हिंदू का मतलब होता है चोर, डाकू, लुटेरा। ब्राह्मण जो है हिंदू के नाम पे बैकवर्ड को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद कभी शेड्यूल कास्ट से भिड़ाता है, कभी मुसलमानों से भिड़ाता है। और जबकि रियल लड़ाई जो रियल लड़ाई है, वो हमारा दुश्मन कौन है? ब्राह्मण है। बैकवर्ड जाने ना, जिसके लिए बैकवर्डों को आप ब्राह्मण लोग जो है हमेशा ब्राह्मणों हिंदू का के नाम विरोध करते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि आप लोग टारगेट करने क्यों काम करते हैं ब्राह्मणों को, ऐसा क्यों है? टारगेट जो आप टारगेट करने की बात, क्योंकि जब तक दोस्त और दुश्मन को अलग नहीं करोगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हाथी और चींटी एक साथ नहीं रह सकते, चूहा और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते, शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। तो जिन लोगों ने हमारी ऐसी व्यवस्था बना दिया था कि ना हम थाली में खा ना खा सकते थे, ना हम मंदिर जा सकते थे, यानी इसी देश में कुत्ता भला था लेकिन इंसान भला नहीं था। जब इंसान भला नहीं था तो ऐसी व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में शूद्र जो बनाने का काम किया, अति शूद्र बनाने का काम किया, तो बनाने वाले केवल आर्य ब्राह्मण थे। तो जिन लोगों ने हमारे पुरखों को मरी हुई गाय का मांस खाने पर मजबूर किए, तो ऐसे लोगों को हम क्यों बख्शे? और या ऐसे लोगों को हम घर पे बुला के सारा जितना भी शुभ काम होता है, मैं ऐसे लोगों से, हमारा जो समाज है, जो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों से बुला के गृह प्रवेश कराते हैं, नामकरण कराते हैं, कन्या शादी होती शादी कराते हैं। उसके बाद बाबूजी मर जाते हैं, स्वर्ग जाने के लिए भी उनसे परमिशन लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हम परमिशन क्यों लें, जिन लोगों ने हमारे पुरखों को जीने के लिए भी बद से बदतर कर दिया था, कुत्तों से बेकार ज़िंदगी जीने के लिए हमारे समाज को किया था। सर, अभी 22 प्रतिज्ञा का मामला बड़े जोरों शोरों पे चला। यहाँ तक अयोध्या के बाबाओं ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं उन्होंने 22 प्रतिज्ञा देश भर में दिलाई। उसके बाद आपने देखा होगा, ये भी सोशल मीडिया पे 2-3 दिन की बात है कि वहाँ एक मतलब फ़ोटो वायरल हो रहा है, उसमें साउथ के एक्टर हैं धीना जी, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो पहली बात, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, तो मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ये जो बौद्ध धर्म है, कहीं ये बौद्ध धर्म शेड्यूल कास्ट तक नहीं ना सीमित कर दें। क्योंकि हम जो देख रहे हैं, जब तक इसमें बैकवर्ड समाज आगे नहीं आएगा, ये जहाँ भी धर्मांतरण का मामला चल रहा है, तो केवल अधिक संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट जब ज़्यादा जा रहे हैं, जो बैकवर्ड समाज है, जो इस देश में आधी से ज़्यादा जनसंख्या जिसकी बैकवर्ड समाज की है। अगर जब तक बैकवर्ड, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं केवल बौद्ध धर्म जो है स्वीकार किया हूँ, बौद्ध धर्म को मैं मानता हूँ। लेकिन जब तक ओबीसी समाज के लोग इस मुहिम में आगे नहीं आएंगे और जो इनकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर इकट्ठा अलग जाएंगे तो ये शेड्यूल कास्ट को अलग करते रहेंगे, बैकवर्ड समाज को साथ में लेके ये पिटाई कराते रहेंगे। बैकवर्ड समाज जो है, एक जो क्रीम है, वो किसके साथ लगा हुआ है? वो आरएसएस के साथ लगा हुआ है, या मानिए तो ब्राह्मण के साथ लगा हुआ है। तो बैकवर्ड समाज जब तक इस व्यवस्था से, हिंदू धर्म की व्यवस्था से बाहर नहीं निकलेगा, या जब तक ये ओबीसी समाज ये नहीं जानेगा कि हम हिंदू नहीं हैं, हिंदू का मतलब चोर होता है, डाकू होता है, लुटेरा होता है। आखिर आप बताइए, हम ब्राह्मण हमें हिंदू कहता है, लेकिन जब हमें हक अधिकार की बात आती है, तो हमें कहाँ रखता है? आज तक हमारी गिनती नहीं कराया। अगर हम हिंदू थे, तो कम से कम हमारे भी समाज के लोगों को जज बना दो। हाँ, अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले हमारे समाज के 314 आईएएस हो गए थे। वहाँ जाके हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इनको जो है, इनकी क्रीमी लेयर के तहत आते हैं, इनको जो बर्खास्त किया जाए। यानी और हलफनामा दिया कि पिछड़ों गिनती ना किया जाए। अगर हम भी हिंदू हैं, मोदी जी भी हिंदू हैं, तो हमारी गिनती क्यों नहीं करा रहे हैं? हम आखिर इस देश में पूर्ण बहुमत सरकार है बीजेपी की, तो पिछड़ों गिनती कराने का क्यों नहीं करा रहे हैं? और साथ हमेशा पिछड़ों का लेते हैं, साथ पिछड़ों का ले रहे हो और काम हमेशा अपने समाज का कर रहे हो। एक बार अगर पिछड़ों गिनती करा दे, तो इस देश में पता चल जाएगा कि इस देश में किसकी जनसंख्या अधिक